कोई उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसलिए मेरे को शांत बैठना है। या फिर वो फीवर आया तो रोए ही जा रहा, या फिर मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो, या लैमेंट कर रहा, मतलब वो क्या कर रहा है, प्लीज कर रहा, तो उसको रूब्रिक में बोलते हैं लैमेंटिंग, या लैमेंट ही कर रहा। या फिर फीवर आया तब से कनार रहा, तो इसको बोलते हैं कनारे को मोर्निंग, तो फीवर में कनार रहा। तो ये करंट डिस्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फीवर में क्या कर रहा है ये उसकी हो जाती है मेडिसिन। देन थर्मल थर्स्ट लेना है, थर्मल थर्स्ट। अब ये थर्मल थर्स्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक्यूट में? ये थर्मल थर्स्ट का इंपॉर्टेंस ऐसा है क्योंकि एक्यूट्स को आपको ठीक करना है। अगर एक्यूट्स को आपको ठीक करना है तो आपको एक्यूट्स के पीछे की रीजन पता होने चाहिए। तो बॉडी में एक्यूट्स क्यों आते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला रीजन रहता है बॉडी है ना, जो बनी होती है, जो बॉडी बनी होती है पंच तत्व से। पंच तत्व मतलब दैट इज अपन बोलते हैं एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड कॉस्मोस। कॉस्मोस को ही बोलते हैं आकाश। इन सब चीजों से बनना है, तो अपने को एक्यूट में लेना पड़ता है, दैट इज एयर मतलब, वाटर मतलब, इनके मीनिंग पता होने चाहिए। सबसे पहले वाटर, वाटर में अपन क्या देखते हैं, थर्स्ट देखते हैं, उसकी थर्स्ट कैसी है, ठीक है। फायर, फायर मतलब, फायर मतलब एयर, वाटर, फूड, तो फायर मतलब थर्मल्स। अर्थ मतलब दैट इज जिसपे उसने पैर रखा है, ग्राउंड टच रहता है। अर्थ मतलब जिसपे वो खड़ा है, टचिंग, तो दैट इज उसका एनवायरमेंट। तो अपन लेते हैं एनवायरमेंट में उसके फिजिकल्स। तो किसी को फिजिकल में क्या आता है, किसी को नॉइज से प्रॉब्लम होती है, किसी को टच से प्रॉब्लम होती है, किसी को नॉइज से स्टार्टलिंग होती है, किसी को टच से स्टार्टलिंग होती है, तो उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट लेते हैं, ठीक है। देन कॉस्मोस, कॉस्मोस मतलब क्या होता है, जो पर्सन खड़ा है उसका कॉस्मोस से डायरेक्ट कनेक्शन होता है कि वो क्यों अफेक्ट हो रहा है, तो इसके पीछे कॉस्मोस से लेते हैं अपन कॉज, कॉज ऑफ द डिसीज, वो बीमार क्यों पड़ा, दैट इज स्पेशली मेंटल कॉज और फिजिकल कॉज। ठीक है, दैट इज एयर, वाटर, अर्थ, और एयर का आता है ठीक है। तो अपन क्या क्या लेना है, थर्मल थर्स्ट, फिजिकल सेंसिटिविटी एंड जनरल्स। सो एयर में आते हैं अपने जनरल्स, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट है अपने लिए ये 5 चीजें, ये 5 चीजें ही अपने को एक्यूट्स में लेनी पड़ती है। अब जरूरी नहीं कि ये 5 चीजें आपको हर चीज में मिले, हर पेशेंट में मिले, किसी में 2 मिलेंगी, किसी में 3 मिलेंगी, किसी में 4 मिलेंगी, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये मिलना। किसी में आपको फिजिकल कॉज ही मिलेगा, किसी में मेंटल कॉज ही मिलेगा, किसी में आपको फिजिकल ये सराउंडिंग वाला ही मिलेगा, फिजिकल सेंसिटिविटी मिलेंगी, किसी को जनरल सेंसिटिविटी मिलेंगी आपको, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट चीज रहती है कि ये मिलना। तो क्या क्या लेना है अपने को, एलिमेंट फ्रॉम, करंट डिस्पोजिशन, थर्मल थर्स्ट एंड फिजिकल सेंसिटिविटी एंड जनरल्स। So the important is element from and
करंट डिस्पोजिशन, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थर्मल थर्स्ट से उसको मेडिसिन डिफ्रेंशिएट करने के काम में आती है। अगर फिजिकल जनरल मिल रहे होंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट। और इसमें और एक चीज आती है दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज जो कंप्लेंट है, कंप्लेंट का पर्टिकुलर पीक्यूआरएस सिम्टम। अगर कोई कंप्लेंट है उसका पीक्यूआरएस सिम्टम आप ले सकते हैं। सो एक्यूट न्यू को ठीक करने के लिए आपको क्या क्या जरूरी है? एलिमेंट फ्रॉम, करंट डिस्पोजिशन, थर्मल थर्स्ट, फिजिकल जनरल एंड कंप्लेंट का पीक्यूआरएस सिम्टम। देन आएगा आपको एक्यूट फिजियोलॉजिकल केसेस इन एग्जिस्टिंग पेशेंट। एग्जिस्टिंग पेशेंट मतलब आपने कोई कोई ट्रीटमेंट के लिए आया, जैसे आपने कोई अस्थमा के लिए पेशेंट आया और आपने उसको मेडिसिन दी, फिर उसके बाद फीवर आया। तो फीवर आया तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन होता है? तो सबसे पहले ये चेक करना है कि आपने मेडिसिन देने के बाद क्या हो रहा है। अगर वो फीवर माइल्ड है, बिलो 202 है या माइल्ड फॉर्म में है, इसका मतलब है कि आपकी मेडिसिन करेक्ट है, ठीक है। लेकिन उसको सेम कंप्लेंट है या फिर कोई दूसरी कंप्लेंट है, टूथ एक है, रेस्पिरेटरी कंप्लेंट है, कफ कोराइजा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है इस कंडीशन में आपकी मेडिसिन से रेमेडी रिलेशनशिप में आपको चेक करना है कि जो मेडिसिन दी वो आपने जो मेडिसिन दिया है वो उसकी कैसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को ही क्या बोलते हैं? जीसीएस, दैट इज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। तो ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है वो होती है डीएनए प्रोटोटाइप। डीएनए प्रोटोटाइप, डीएनए प्रोटोटाइप मतलब कि आप उसके डीएनए को ठीक कर रहे हैं। और जो एक्यूट डिसीज आती है, जो एक्यूट डिसीजेस जो आती है वो क्यों आती है? ड्यू टू आरएनए से। कौन सा आरएनए? मैसेंजर आरएनए से। तो आपको मेडिसिन भी कैसी देनी पड़ती है? दैट इज आरएनए प्रोटोटाइप मेडिसिन देनी पड़ती है। तो आरएनए प्रोटोटाइप मेडिसिन के लिए आपको इन केसेस में रेमेडी रिलेशनशिप देखना पड़ता है। जैसे ये न्यू केसेस में आया, तो ये केसेस में भी डिसीज कैसी आई? जो डिसीज आई है वो किससे आई है? आरएनए से आई है, एमआरएनए से। तो जो मेडिसिन जो जा रही है, जो मेडिसिन निकल रही है, वो भी कैसी है? आरएनए प्रोटोटाइप डिसीज है। मतलब जो अपन मेडिसिन दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं? आरएनए प्रोटोटाइप मेडिसिन, ठीक है। तो इसमें भी अपने को आरएनए प्रोटोटाइप मेडिसिन देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जो आप डीएनए प्रोटोटाइप मेडिसिन देते हैं मोस्टली वही उसकी आरएनए प्रोटोटाइप डिसीज भी कवर करती है। तो जैसे आपको आपने अस्थमा के लिए मेडिसिन दिया, सपोज किसी को हायोशियामस दिया होगा और उसका अस्थमा आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले उसका अस्थमा के मंथ में 10 एपिसोड आते थे और आपकी मेडिसिन देने के बाद अस्थमा के एपिसोड 4 पे आ गए, तो इसका मतलब क्या? एपिसोड ही कम हो गया। तो आपकी मेडिसिन राइट डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन इन बिटवीन उसको फीवर आ गया, तो फीवर आ गया तो क्या हो गया? आपकी मेडिसिन करेक्ट है। तो आप इस टाइम पे आपको क्या देना पड़ता है? पहली कंडीशन में उसको सेम मेडिसिन हायर पोटेंसी में देनी पड़ती है। सेम मेडिसिन हायर पोटेंसी में दो, क्योंकि डीएनए प्रोटोटाइप ही उसके आरएनए प्रोटोटाइप को कंट्रोल करता है, क्योंकि डीएनए से ही आरएनए निकलता है। तो सेम मेडिसिन आपको काम करेंगी वहां पे हायर पोटेंसी में, ठीक है। इन केस आपने ये सेम मेडिसिन दी है लेकिन फिर भी वो पेशेंट फीवर से ठीक नहीं हुआ, तो फिर आपको उसका आरएनए प्रोटोटाइप देना पड़ेगा। दैट इज डीएनए का आरएनए प्रोटोटाइप इज रेमेडी रिलेशनशिप। तो रेमेडी रिलेशनशिप मतलब क्या हो जाता है कि जैसे हायोशियामस, हायोशियामस है तो उसकी रेमेडी रिलेशनशिप में आप देखोगे तो आपको सिमिलर मेडिसिन मिलेंगी। ये इसके आरएनए प्रोटोटाइप है, तो आपको बेलाडोना मिल सकती, मतलब बेलाडोना रह सकता वो पेशेंट फीवर में, फास्फोरस रह सकता, स्ट्रैम रह सकता, या फिर एनाकार्डियम, बेला, लैकेसिस, लाइको, फास्फोरस, पल्सेटिला, रस्टॉक्स, इनमें से कोई भी मेडिसिन वो फीवर में हो सकता। इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो हायोशियामस है मेडिसिन का जो अस्थमा के लिए जो एक्शन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। मतलब
कि आपको फीवर आने के बाद, जैसे एग्जांपल आपने फीवर आया और उसको आपको लाइकोपोडियम दिया, तो आपको वापस फिर अस्थमा के लिए हाइपोशैमस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लाइकोपोडियम देने के बाद हाइपोशैमस का एक्शन कंटिन्यू रहेगा। लेकिन याद रहना चाहिए कि इस कंडीशन में उसके एंटीडोट मेडिसिन नहीं देना। एंटीडोट मेडिसिन मतलब क्या, कि अगर जैसे आपने हाइपोशैमस है और आपने एसिटिक एसिड या फिर साइट्रिक एसिड ये दे दिया हाइयर पोटेंसी में, या कैम्फोरा दे दिया, तो क्या हो जाएगा, उसके मेडिसिन का एक्शन कम हो जाएगा। तो इन केस अगर वो मेडिसिन का, हाइपोशैमस के मेडिसिन का एक्शन कम हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाइपोशैमस रिपीट देना पड़ेगा। सो एग्जिस्टिंग पेशेंट में इंपॉर्टेंट यही है कि सबसे पहले आपको सेम मेडिसिन दो, सेम मेडिसिन नहीं है तो रेमेडी रिलेशनशिप की मेडिसिन दो। लेकिन रेमेडी रिलेशनशिप की मेडिसिन किस बेसिस पे देनी है, दैट इज एलिमेंट फ्रॉम कॉज, फिजिकल एंड मेंटल, करंट डिस्पोजिशन। ये करंट डिस्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो करंट डिस्पोजिशन में बहुत सारी चीजें आती। करंट डिस्पोजिशन में जैसे आप देखोगे तो क्या देखना है, जैसे मॉर्निंग है, मॉर्निंग मतलब कन्हारना है, तो कन्हार किस में रहा, हीट में। मॉर्निंग किस में है, हीट में, तो आपको ऐसे रूब्रिक लेना है। ठीक, मॉर्निंग है हीट में, या फिर लैमेंटिंग है, लैमेंटिंग है। ठीक है, तो आपको ऐसे करंट डिस्पोजिशन में रूब्रिक लेना है कि वो क्या कर रहा है। या फिर एवोटा है, दैट इज एंगर ओब्लाइज टू, मतलब वो करंटली क्या कर रहा है, या बहुत इरिटेट हो रहा है, बहुत डर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो करंट डिस्पोजिशन कैसा है, क्योंकि करंट डिस्पोजिशन ही उसकी मेडिसिन डिसाइड करता है, और थर्मल थर्स्ट से उसका मेडिसिन अपने को मैच करना पड़ता है। देन थर्ड आएगा वुंड और ट्रॉमा के केसेस में। कोई अगर वुंड और ट्रॉमा लेके आता है, जैसे कोई चलते चलते गिर गया, एब्रेशन आ गया, लेसरेशन आ गया, काइमोसिस आ गया, कोई फ्रैक्चर आ गया, तो इसमें क्या होता है कि जो बॉडी का ये कैसा रहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट रहता है। तो इसको ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, एलिमेंट फ्रॉम। एलिमेंट फ्रॉम कब का, जो जो इंसिडेंस हुआ उसके पहले उसके साथ क्या हुआ, फिजिकल मेंटल। फिजिकल मेंटल, मेंटल में आपको वही मिलेंगे इमोशन, दैट इज एंगर, फियर, ग्रीफ, सॉरो। और फिजिकल में मिल सकता है आपको कि दैट इज इंजुरी। अब इंजुरी कैसे हुई है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज ब्लो है, फॉल है, ठीक है ना। तो आप देखोगे इंजुरी कैसे हुई है, तो जैसे कौन सा डिसीज आता है उसकी वजह से भी, जैसे कन्वर्जन है, इंजुरी फ्रॉम, या कोई भी डिसीज आ रही है, इंजुरी, ब्लोज, फॉल्स, ब्रूसेस, तो आप ऐसे रूब्रिक्स लेके डायरेक्टली उसको ठीक कर सकते हैं। सो एलिमेंट फ्रॉम ड्यूरिंग, मतलब जब तक वो ठीक था उसके पहले। और सबसे इंपॉर्टेंट इमोशनल सेंसिटिविटी ड्यूरिंग फॉल, मतलब जो गिर रहा था उसके समय वो, मतलब वो एंगर में था, फियर में था। जैसे एग्जांपल कि मेरा और मेरे भाई से झगड़ा हो गया और मैं उसको मारने जा रहा और मेरा पैर फिसल के गिर गया, तो मैं क्या था उस टाइम पे, एंगर में था। इमोशन क्या था, एंगर। मेरा भाई पीछे मेरे को मारने आ रहा है और मैं डर रहा उससे, तो मेरा इमोशन क्या है, फियर है। तो आपको मेडिसिन भी वैसे ही जाएगी। ठीक है, तो ड्यूरिंग फॉल आपको क्या हो रहा है, या ड्यूरिंग वुंड या एक्सीडेंट के टाइम पे आपका इमोशन कैसा है, या फिर शॉक है,
ठीक है, तो इमोशन इंपॉर्टेंट है। फिर आएगा डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन मतलब क्या, कि वो उसका बिहेवियर कैसा है, वेदर इज वेरी एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, थर्मल थर्स्ट एंड फिजिकल जनरल, फिजिकल सेंसिटिविटी एंड जनरल। तो फिजिकल जनरल एंड सेंसिटिविटी किससे लेते, दैट इज मैंने बताया कि उसको नॉइज से इरिटेशन है क्या, टच से प्रॉब्लम है क्या, क्लोथिंग से प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। तो ये सब किस में आएंगे, फिजिकल जनरल एंड इसमें। तो ये आएगा वुड एंड ट्रॉमा में। तो अपने केस देख लेते हैं अभी, दैट इज 12 ईयर फीमेल, फीवर है उसको 3 डेज से, और फीवर कैसा है 108, 100.8, ठीक है। और साथ में फीवर के साथ में क्या है, उसको हेडेक है। हेडेक कब हो रहा है उसको, वाइल रीडिंग, वाइल वॉचिंग टीवी और मोबाइल। सो इट इज एग्रवेशन। तो एग्रवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे केसेस में, क्योंकि एग्रेवेटिंग फैक्टर ही आपको आपके डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन मतलब एग्रेवेटिंग फैक्टर आपको आपके जीन्स की तरफ लेके जाता है। तो एग्रेवेटिंग फैक्टर को हमेशा ध्यान में रखना। सो हेड पेन कैसा है, थ्रोबिंग पेन है, और पेन कैसा है, बिफोर पेन फीवर है, और साथ में क्या है, बर्निंग इन आई सिंस 2 डेज है। सो अभी अपन ने उसके फिजिकल जनरल लिए, एपेटाइट कम हो गई, डिजायर नॉनवेज। अब किसको फीवर में डिजायर नॉनवेज की इच्छा होती है, बड़े पेशेंट को हो रही है। तो ये भी कैसा है, इंपॉर्टेंट है, PQRS है। अपन नोट करने का कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रेगुलर फूड, रेगुलर फूड खाने की इच्छा नहीं हो रही, यूरिन नॉर्मल, स्लीप नॉर्मल, मोशन नॉट क्लियर, पेशेंट कैसा है, थर्मली चिली है, पेशेंट कैसा है, थर्स्टी, चिली, थर्स्टी, पर्सपिरेशन कैसा है, प्रोफ्यूज है ड्यूरिंग फीवर। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अभी अपने को कॉज देखना है। तो कॉज में क्या है कि वो अपने ग्रैंड मदर के हाउस में गई थी, रूलर्स में। तो ग्रैंड मदर ने एक इंसिडेंट बताया था कि वो मतलब स्टोरी टेलिंग की थी सोने से जाने से पहले, कि उनके वो गांव में गई थी, तो उनके गांव में एक टाइगर आया था और उनकी गैया को उठा के लेके गया था। सो ये इतनी डर गई, ऐसा लगा कि वो शेर फिर से ना आ जाए, या फिर मुझे कुछ ना हो जाए। तो इमोशन क्या है इसमें, दैट इज फियर, फ्राइट। सो डोंट वांट टू स्टे एट होम, वांट टू कम बैक टू होम। तो उसको वहां रुकना नहीं था, घर आना था। तो अभी अपने को इस केस में क्या मिला था इंपॉर्टेंट, सबसे पहले एलिमेंट फ्रॉम क्या था, कॉज क्या है, फियर फ्राइट मिला, ठीक है। दूसरी चीज अपने को क्या चाहिए, दूसरी चीज क्या चाहिए, दैट इज करंट डिस्पोजिशन, ठीक है। तो इसमें करंट डिस्पोजिशन क्या है, दैट इज, करंट डिस्पोजिशन क्या है, उसको क्या चाहिए, वांट मदर, किसी चाहिए, माँ चाहिए, वांट मदर। तीसरी चीज अपने को क्या देखनी है, दैट इज थर्मल थर्स्ट। तो थर्मल थर्स्ट कैसा है उसका, चिली थर्स्टी, चिली थर्स्टी मेडिसिन चाहिए। और अपने को चाहिए फिजिकल सेंसिटिविटी एंड जनरल। तो फिजिकल सेंसिटिविटी एंड जनरल में क्या मिला अपने को, एक PQRS सिम्टम ये मिला कि उसको नॉनवेज चाहिए, और दूसरा मिला कि उसका जो हेड पेन है वो किससे एग्रेवेट हो रहा है, रीडिंग से, इससे। तो इसको बोलते हैं हेड पेन एग्रेवेटेड फ्रॉम मेंटल एक्सर्शन। अब इन सबको जोड़ना है अपने को। तो रूब्रिक में सबसे पहले ये एक रूब्रिक लेना है, ठीक है। दैट इज अपन ने पहला रूब्रिक लिए, पहला रूब्रिक क्या लिए, एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट एंड फियर। दूसरा रूब्रिक क्या लिए, दैट इज मेंटल एक्सर्शन, हेड पेन फ्रॉम मेंटल एक्सर्शन, ठीक है। तीसरा रूब्रिक क्या लिए, दैट इज नॉनवेज डिजायर, नॉनवेज डिजायर मतलब मीट, मीट डिजायर, किसी को फीवर में मीट डिजायर। और चौथा रूब्रिक लिए चिली, डिफरेंशिएशन के लिए।
अभी अपने पास मेडिसिन आई फॉस्फोरस, नक्सोमिका, नाइट्रिक एसिड, कार्ब, हाइपरिकम, ग्रेफाइटिस, कोका, कल्केरिया और अभी आपको चेक करना है कि अभी उसका डिस्पोजिशन, तो डिस्पोजिशन में क्या है अपने को, दैट इज मदर। सो क्या चाहिए, मदर चाहिए। तो अपने को ऐसी मेडिसिन चाहिए जो मदर वाली मेडिसिन हो, इम्पोर्टेंट। तो मदर वाली मेडिसिन कौन कौन सी है यहाँ पे, कल्केरिया है, दूसरा मतलब मदर क्यों चाहिए, फॉर प्रोटेक्शन, मदर क्यों चाहिए, फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे दो मेडिसिन आई, फॉस्फोरस, कल्केरिया। अब पेशेंट के इसमें और एक चीज मिली थी अपने को, मोशन क्लियर नहीं है, तो नक्सोमिका हो सकती। देन अभी अपने को देखना है कॉज, तो ऑरम का कॉज ये रहता है, ऑरम तब बीमार पड़ता है जब उसका प्रॉब्लम रहता है ड्यूटी से, कि मेरा मेरा ड्यूटी, मेरा काम, मेरा वर्क हैम्पर हो गया, मेरे वर्क में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो ऑरम को आएगा एलिमेंट। कल्केरिया को प्रॉब्लम तब आएगा कि जब मेरा प्रोटेक्शन लॉस हो रहा, प्रोटेक्टर नहीं है मेरे पास, तो कल्केरिया बीमार पड़ेगा। कोकुलस बीमार तब पड़ता, कोकुलस इंडिकस बीमार तब पड़ेगा या उसको एलिमेंट तब आता है जब वो ओवर नर्सरिंग करता है। ओवर नर्सरिंग मतलब दूसरों की बहुत ज्यादा चिंता, बहुत ज्यादा केयरिंग, बहुत ज्यादा करने के बाद वो ये होगा। ग्रेफाइट्स एलिमेंट तब आता जब उसको उसके वर्क में उसको कंफ्यूजन होता, साथ साथ में उसको कंफ्यूजन के साथ साथ में उसको ट्रिफल्स होता। ट्रिफल्स मतलब कि छोटी छोटी बातों पे तकलीफ होना चालू होती। हाइपरिकम को क्या होता है, फिजिकल इंजुरी आती तब। मैककार्प को क्या होता है कि घर में जब हार्मनी डिस्टर्ब होती है, हार्मनी डिस्टर्ब हुई तो बीमार पड़ता है। नाइट्रिक एसिड कब बीमार पड़ता, जब उसको किसी का बहुत ज्यादा गुस्सा आता और वो उसके साथ हेटरेट में जाता, एंगर हेटरेट में जाता। नक्सोमिका का क्या रहता है कि डेट इज फ्रॉम एंगर के साथ साथ क्यों एंगर आता, कि कोई तो भी मेरे काम के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा या मेरे काम के बीच में अड़थड़ा या ट्रबल क्रिएट कर रहा, तो फिर नक्सोमिका आता। फॉस्फोरस को कब आता, जब उसका फ्रेंड्स, उसके कलीग्स उसके पास नहीं आते, उसका साथ नहीं देते, तब होता। सो इस पर से अगर देखिए तो प्रोटेक्शन किसको चाहिए था, दैट इज एक ही मेडिसिन आती, कल्केरिया। अभी कल्केरिया को कंफर्म करने के लिए और एक चीज अपने को मिली, दैट इज कल्केरिया मेडिसिन देना है तो कल्केरिया देने के लिए पहले अपन चेक करते हैं पर्स्पिरेशन। तो पर्स्पिरेशन कहा था कल्केरिया को, दैट इज फ्रॉम हेड। इसीलिए उसको क्या रहता, प्रोटेक्शन चाहिए रहता फ्रॉम द हेड से। और हेड मतलब कौन रहता है इनिशियल स्टेज में बच्चों के लिए, मदर। सो मेडिसिन गिवन इज कल्केरिया कार्ब 1 ml, कल्केरिया कार्ब 1 ml। एक सेकेंड केस देखते हैं अपन, दैट इज मिसेस कंप्लेंट ऑफ बर्निंग यूरिनेशन, मतलब यूटीआई। बर्निंग लोअर एब्डोमेन में है, हॉट वाटर, फील्स हॉट वाटर इज देयर। ये कैसा है, वहां पे गर्म पानी है जैसा लग रहा है। एग्रेवेशन फ्रॉम आफ्टर यूरिनेशन, मतलब ड्यूरिंग यूरिनेशन है क्या, नहीं, दैट इज आफ्टर, एंड आफ्टर क्वाइशन। सो इंपॉर्टेंट इज एग्रेवेशन। So he became dull, weak, not desire to do anything, thermal chilly, thirst, drink more water due to burning, otherwise is thirstless। तो ये भी चेक करना पड़ता है कि वो पानी क्यों पी रही है। तो हमेशा यूटीआई होने का मेन रीजन यही रहता है कि कम पानी पिए करके। तो अगर कोई पानी पी रहा होगा तो थर्स्टी नहीं हो जाता, इट इज बेसिकली थर्स्टलेस। एपेटाइट नॉर्मल है, थर्स्ट नॉर्मल है। देन डिजायर फॉर पानी पूरी, चटपटा, मोशन नॉट क्लियर, स्लीप नॉर्मल, पर्सपिरेशन स्कैंटी। तभी इन केस में ऐसा हुआ था कि ये टीचिंग जॉब पे थी, वहाँ पे न्यू टीचर अलॉटेड किए थे, और वो जो न्यू टीचर्स थे वो बैक बिचिंग करते थे इनकी,
और नेगेटिव बातें बताते थे इनके बारे में सीनियर्स को। तो जो सीनियर्स जो थी हेडमास्टर, वो भी इसी का साइड लेते थे और मेरा साइड नहीं लेते थे। तो इसके कारण इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने जॉब ही छोड़ दिया। तो जॉब छोड़ना या फिर उस जगह को छोड़ना, तो जगह क्या हो जाती है अपनी, जगह या प्लेस इस हो जाती है अपनी टेरिटरी। टेरिटरी इज, अभी लोअर एनिमल अपनी टेरिटरी किससे मार्क करते हैं, यूरिन के मार्क, यूरिन करके वो अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं कि ये मेरा इलाका है करके। जैसे डॉग हो गया, टाइगर हो गया, जो भी एनिमल्स होते हैं वो यूरिन करके अपने टेरिटरी को मार्क करते हैं। इसलिए जब भी टेरिटरी इशू आता है, प्लेस का इशू आता है, तो क्या प्रॉब्लम आती है, यूटीआई। तो इसमें क्या आया, इंपॉर्टेंट यूटीआई आया, ठीक है। तो इसमें क्या है, दैट इज एलिमेंट फ्रॉम एंगर है, जॉब छोड़ दिया। पिक्यूलियर अपने को क्या मिला, एग्रेवेशन है आफ्टर यूरिनेशन है, थर्मल चिली थर्सलेस है, ठीक है। सो तो अपन ने रूब्रिक लिए, दैट इज एलिमेंट फ्रॉम एंगर, वेक्सेशन। दूसरी चीज, दूसरा रूब्रिक क्या लिए, पेन बर्निंग ड्यूरिंग, पेन ड्यूरिंग ड्यूरिंग पेन एग्रेवेशन आफ्टर होना चाहिए, ड्यूरिंग नहीं, क्योंकि आफ्टर, पेन बर्निंग यूरिनेशन आफ्टर, that is pain burning urination after aggravation. So medicine is bambusa, lyco, lysine, nitramur, sepia, staph. So अभी इसमें से मेडिसिन कैसे डिफरेंशिएट करना है, तो इसमें से चिली थर्सलेस चाहिए, ठीक है। बाम्बूसा इज रेयर मेडिसिन और ये मिलती भी नहीं है। सो लाइको इज हॉट, लाइसिन हॉट, नाइट्राम्यूर हॉट मेडिसिन, सेपिया चिली, स्टैफ चिली। तो अपने पास दो मेडिसिन आई, सेपिया एंड स्टैफ। स्टैफ का प्रॉब्लम रहता है इंडिग्नेशन का। इंडिग्नेशन मतलब दैट इज कि मैं राइट हूँ, मैं राइट हूँ, फिर भी मुझे गलत चीजों के लिए बोला जाता है, दैट इज एंगर फॉर्म इंडिग्नेशन, तो इट इज स्टैफ। और सेपिया का प्रॉब्लम क्या रहता है, सेपिया का प्रॉब्लम रहता है कि मेरी जगह पे घुस के तुम लोग मुझे बोला जाता है, इसीलिए मैं वो जगह छोड़ देती हूँ। तो सेपिया क्या है, कटल फिश है। कटल फिश मतलब क्या करती है, सेपिया क्या करती है, फिश है। फिश क्या करती है सेपिया वाली, वो इंक छोड़ती है। इंक छोड़ के क्या करती है, वो अपने एनिमल्स जो दुश्मनों को क्या करती है, गुमराह करती है और वहां से भाग जाती है। तो सेपिया का जो नेचर होता है वो क्विट वाला नेचर होता है, वो छोड़ देती है वो जगह। पर्सन, इस लेडी ने भी क्या किया, क्विट करके छोड़ के गई। सो मेडिसिन इज सेपिया 200 इज गिवन। सेपिया 200 इज गिवन। तो सेपिया जो फिश होती वो क्या करती, इंक छोड़ती और अपने दुश्मनों को दैट इज ब्लर करके भाग जाती। वो इसीलिए भाग जाती क्योंकि यहाँ पे जो इंक होता है कि मेरे को कोई पकड़ ना सके और वो हाथ से होती। तो जो सेपिया की टेंडेंसी होती है वो स्केप की होती है। तो आपको सेपिया मेडिसिन में हमेशा स्केप वाली पैथोलॉजी मिलेगी। स्केप वाली पैथोलॉजी मतलब लूज पैथोलॉजीज, जैसे हर्निएशन है, प्रोलैप्स है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है, प्रोलैप्स ऑफ एनस है, हर्निएशन है, दैट इज इलास्टिन लेस वाली पैथोलॉजीज मिलेगी। तो इस पेशेंट में भी क्या हुआ कि लूज किया, और क्या लूज किया, अपनी जॉब छोड़ के, क्विट द जॉब, जॉब छोड़ के चली गई। तो इसलिए मेडिसिन क्या दी है, सेपिया 200 सिंगल डोज। ठीक है, तो किसी को कोई क्वेरी,
कुछ नहीं समझा होगा, कोई पार्ट नहीं समझा होगा, किसी को कोई क्वेरी होगा, वो पूछ सकते हैं। माइक ऑफ करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी को कोई पार्ट समझा नहीं होगा वो भी पूछ सकते हैं। सो किसी को कुछ नहीं पूछना। कॅल्केरिया काप टेस्ट मध्ये मदर टच कसं विचारलं? मदर टच नाही विचारलं. इट इज नॉट आस्क्ड अबाउट मदर टच. व्हाट शी सेड, उसने क्या बोला कि अपने को देखना पड़ता है कि उसका, मैं बोला कि करंट डिस्पोजिशन देखना हमेशा। तो ये होने के बाद वो तो डर गई, लेकिन डरने के बाद उसने क्या किया, तो शी डोंट वांट टू स्टे देयर, मुझे वहां पे उसको रुकना नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मेरी माँ चाहिए पास में। तो माँ नहीं थी, माँ कहाँ थी, उसके होम टाउन में थी, और वो कहाँ गई थी, विलेज। किसके पास? ग्रैंड मदर के पास। तो कोई भी हमेशा याद रखना कि जो एलिमेंट होता है, जो कॉज होता है, वो सेंसिटिविटी होती है, वो कॉज होता है, एलिमेंट इज कॉज, बट उसका जो रिएक्शन रहेगा वो मेडिसिन होती है। मतलब जिस इमोशन से बीमार पड़ा वो इमोशन होता है कॉज, लेकिन वो उस सिचुएशन में क्या कर रही है, उसका रिएक्शन क्या होता है, इज मेडिसिन। बस ये दोनों को मैच करना पड़ता है। जिस इमोशन से बीमार पड़ी, इमोशन इज कॉज और उसका रिएक्शन इज मेडिसिन। So reaction is medicine. So what he react? So react is want mother. डॉक्टर स्वप्निल, ये रीनल कॉलिक के केसेस जो होते हैं उसमें एक्यूट में हमें क्या देखना चाहिए? जो कॉलिक्स होते हैं बेसिकली पेनफुल वेरी, और जैसे इवन मेंस्ट्रुअल कॉलिक में भी। मैम रीनल कॉलिक क्यों है, सबसे इम्पोर्टेंट है पहली चीज कि इट इज अ पैथोलॉजी बिहाइंड इज कैलकुलस। कैलकुलस क्या है? डिपोजिशन है। तो डिपोजिशन है तो दैट इज डिपोजिशन इज साइकोसिस, मतलब सेकेंड डिफेंस। तो उसके वजह से जो स्पाज्म क्रिएट हुआ है, तो वो कैसा स्पाज्म रहेगा? सोरोसाइकोटिक स्पाज्म है। सोरोसाइकोटिक स्पाज्म है। तो सोरोसाइकोटिक स्पाज्म के लिए आपको सोरोसाइकोटिक का अप्रोच लगेगा, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं कि उसका अप्रोच क्या रहेगा। एंड मेंस्ट्रुअल कॉलिक में अगर डिस्मेनोरिया एंड ऑल है तो उसमें आई मीन कई बार बहुत सिवियर पेन होता है, तो उसमें क्या लेंगे आप? अगर डिसमेनोरिया है तो डिसमेनोरिया इज प्योरली सोरिक कॉज। लेकिन अगर डिसमेनोरिया एक बार आता है, सिर्फ वन टाइम है, तो आप सोरिक ले सकते हैं। लेकिन डिसमेनोरिया भी क्या है? सोरोसाइकोटिक है। क्योंकि क्या हो रहा, वो प्रोलॉन्ग हो रहा। मतलब जब से मेनार्की आई है, और सपोज एज अभी 20 है, तो मेनार्की अगर 14 से है तो 6 ईयर से उसको ऑन एंड ऑफ हो रहा है। तो कोई भी ऑन एंड ऑफ डिसीज आ रही है तो दैट इज सोरा, बट कैसी है? परसिस्टेंट है, दैट इज साइकोसिस। तो इसका भी अप्रोच क्या रहेगा? सोरोसाइकोटिक अप्रोच रहेगा। तो सोरोसाइकोटिक अप्रोच आपको मिलेगा, मतलब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे अपन वही लेंगे, सोरोसाइकोटिक अप्रोच। और वो सोरोसाइकोटिक अप्रोच जो डिस्मेनोरिया, रीनल कैलकुलस, अस्थमा, जो भी स्पाज्म वाले डिसीज है, वो आते हैं ऑटोकॉइड्स से। ये ऑटोकॉइड्स रिस्पॉन्सिबल रहता है वो स्पाज्म क्रिएट करने के लिए, और ये ऑटोकॉइड्स को ही ऑटोकॉइड्स क्रिएट करते हैं स्पाज्म, और ये ऑटोकॉइड्स को ही ठीक करने, डिसीज ऑटोकॉइड्स वाले डिसीज को ही अपन सोरोसाइकोटिक डिसीज बोलते हैं। और इसी को अपन नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से एलैबोरेट करेंगे उसका अप्रोच। ओके, थैंक यू सर। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन यही देखेंगे ऑटोकॉइड्स, कि ऑटोकॉइड्स डिसीज कैसे आती है और वो क्या डैमेज करती है बॉडी में। ओके ओके, वैसे
थोड़ा सा बता देता हूँ कि सोरोसाइकोटिक है, तो इसमें क्या आ जाता है, ये जब भी सोरा आया, मतलब सोरिक कंडीशन आई, स्पाज्म आया, तो आपको एलिमेंट फ्रॉम कॉजेटिव फैक्टर तो लेना ही लेना है कि क्या कॉज कर रहा है। साथ में जब भी साइकोटिक फैक्टर आती है तो आपको उसका डिस्पोजिशन लेता है। डिस्पोजिशन कैसा? कॉन्स्टिट्यूशनल वाला डिस्पोजिशन लेना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ कि जैसे अस्थमा है, तो अस्थमा है तो अस्थमा में क्या अफेक्ट हो रहा है? दैट इज ब्रोंकस। ब्रोंकस किससे बना है? एपिथेलियल टिश्यू से। अभी एपिथेलियल टिश्यू से, तो एपिथेलियल टिश्यू का अपने को डिस्पोजिशन लेना पड़ता है। तो एपिथेलियल टिश्यू मतलब फियरफुल डिस्पोजिशन लेना है यहाँ पे। तो एलिमेंट फ्रॉम प्लस डिस्पोजिशन, ये दो लेना पड़ता है। डिसमेनोरिया है, तो डिसमेनोरिया में क्या लेना पड़ेगा अपने को? दैट इज कॉज एलिमेंट फ्रॉम, और डिसमेनोरिया इज स्मूथ मसल। स्मूथ मसल है, यूट्रस की स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही है, तो स्मूथ मसल का डिस्पोजिशन। सो ये टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं, ये जो रिएक्शंस भी होते हैं, हाँ? हाँ, वही अपन आगे एक लेक्चर में अपन यही सब देखने वाले हैं कि कौन सी डिसीज कैसे जनरेट होती है और उसके पीछे का रीजन क्या रहेगा। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, और किसी को कुछ? एनीथिंग एल्स? फर्स्ट स्लाइड और सेकंड स्लाइड सर रिपीट कर दीजिए। ओके, सो फर्स्ट अपन ने देखा था होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब क्या? तो जो होम्योस्टेसिस होता है वो क्या करता है, अपने स्टेट ऑफ स्टेडी इंटरनल को मेंटेन रखता है। अब स्टेट ऑफ स्टेडी क्या होता है? दैट इज अपने बॉडी की फिजिकल, केमिकल, सोशल मेंटेन करता है। बॉडी के जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग सिस्टम है, सबके इसको मेंटेन करने का काम क्या किसका रहता है? होम्योस्टेसिस का रहता है। तो होम्योस्टेसिस मतलब क्या होता है, ऐसा समझ लीजिए कि बॉडी का एक बैलेंसिंग सिस्टम है जो बॉडी में बैलेंस करके रखता है सब कुछ बैलेंस करके रखता है। इवन बैलेंस की, तो होम्योस्टेसिस में क्या क्या आता है? अपना बॉडी टेम्परेचर, फ्लूइड बैलेंस, पीएच बैलेंस, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बैलेंस, सोडियम पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल, जितने भी आयन चैनल, कैल्शियम चैनल सब आते हैं वो चैनल्स, ब्लड शुगर लेवल, हार्मोन लेवल, सभी रेगुलेट करने का काम कौन करता है? दैट इज होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस मतलब क्या है कि ऐसा समझ लीजिए कि एक बॉडी का तराजू है। तराजू मतलब कि जो बॉडी को हर एक मतलब हेल्दी स्टेट में रखता है। दैट इज मेंटेन हेल्दी स्टेट या स्टेडी स्टेट में रखता है। अगर अगर होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होता है तो क्या हो जाता है? ये इम्बैलेंस हो जाता है, और इम्बैलेंस होने के कारण ही क्या आती है? अगर होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हुआ तो क्या आती है? फिजियोलॉजिकल डिसीज आती है। दैट इज फिजियोलॉजिकल डिसीज, फंक्शनल डिसीज या इन्फ्लामेटरी डिसीज आती है। फिजियोलॉजिकल डिसीज, फंक्शनल डिसीज, इन्फ्लामेटरी डिसीज, और इन्हीं को हैनीमैन सर ने बोला है सोरिक डिसीज, और होम्योस्टेसिस को ही हैनीमैन सर ने बोला है सोरा। तो जब सोरा कॉम्प्रोमाइज होता है तो आती है सोरिक डिसीज, वही होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होता है तो अपने को आती है फिजियोलॉजिकल, फंक्शनल या फिर इन्फ्लामेटरी डिसीज। ये तीन डिसीज आती है। तो होम्योस्टेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस का ही मतलब क्या हो जाता है? दैट इज नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी मतलब दैट इज नॉर्मल फिजियोलॉजी। नॉर्मल फिजियोलॉजी ही क्या होता है? दैट इज अपना सोरा। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी को चलाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, या उसको मेंटेन रखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, या सर्वाइवल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है दैट इज एनर्जी। एनर्जी किससे आती है? एटीपी से। और एटीपी कहाँ से आता है? द बेसिक रिक्वायरमेंट से, बेसिक नीड से। तो बेसिक नीड क्या है अपनी? एयर, वाटर, फूड है।
और एयर वाटर फूड से ही अपने को क्या मिलती है, फूड प्लस ऑक्सीजन से ही एनर्जी, एटीपी, एटीपी से क्या मिलता है, एनर्जी। सो एनर्जी किस लिए रिक्वायर्ड है, फॉर सर्वाइवल। और सर्वाइवल कौन करता है, सर्वाइव कौन करता है, जो फिटेस्ट है, जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। सो जो फिट नहीं है, जो अपने आप को एनवायरनमेंट में अडेप्ट नहीं कर सकता, तो अडेप्टेशन के लिए क्या चाहिए, कुछ भी चीज अडेप्ट करनी है। जैसे आप यहाँ अभी आप ठंड में है और आप रेगिस्तान में जाते हैं तो वहाँ गर्म होती है, तो ये सर्वाइवल अडेप्टेशन किसके पास होता है, नॉर्मली होम्योस्टेसिस करता है। बॉडी को कितना टेम्परेचर हाई रखना है, कितना टेम्परेचर कम रखना है, ये किसका काम है, होम्योस्टेसिस का। जो इस अडेप्टेशन को अडेप्ट नहीं कर पाता है, जो फिट नहीं रह पाता है, वो क्या पड़ जाता है, वो क्या हो जाता है, डिसीज की तरफ जाता है, उसको क्या आती है, डिसीज आती है। सो डिसीज क्यों आई है, क्योंकि होम्योस्टेसिस ने उसका अडेप्टेशन एक्सेप्ट नहीं किया है। जैसे एग्जांपल, आपका बॉडी टेम्परेचर आपका बॉडी टेम्परेचर जहाँ पे ठंड है, जैसे कश्मीर है, वहाँ पे बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा आपका, थोड़ा ज्यादा रहेगा। क्यों, क्योंकि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ज्यादा रहता है, क्योंकि एक्सटर्नल आपको तकलीफ ना हो करके। वही रेगिस्तान में क्या रहेगा, आपकी बॉडी ज्यादा ठंडी रहेगी, क्योंकि एक्सटर्नल बहुत ज्यादा गर्म है। अगर ये होम्योस्टेसिस कर नहीं पाता है तो आपको तब फिजियोलॉजिकल डिसीज आती है। सो द फिजियोलॉजिकल डिसीज को ही क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब होम्योस्टेसिस। डिस्टर्ब होम्योस्टेसिस क्यों हुआ है, क्योंकि कोई डिस्टर्ब होम्योस्टेसिस क्यों होता है, कोई तो भी कॉज आया है। तो कॉज क्या रहते हैं, जो सेल को इंजुरी करते हैं। तो कौन कौन से जो होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब करने वाले कॉज क्या क्या है, दैट इज रॉबिन सर ने पैथोलॉजिकल की बुक में बताया है, फिजिकल एजेंट, हाइपोक्सिक इंजुरी, इस्चेमिक इंजुरी, या फिर केमिकल इंजुरी, ड्रग इंजुरी, सोशल स्टिमुलाई दैट इज अल्कोहल, नार्कोटिक्स, टोबैको, गांजा, या फिर थेरापेटिक ड्रग्स, इन्फेक्शियस एजेंट, बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट, वायरस, या फिर इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, जेनेटिक डिरेंजमेंट, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, बिनमिंग एजेंट्स, फॉरेन प्रोटीन, ये सब क्या करते हैं, सेल को इंज्योर करते हैं। सेल को इंज्योर करते हैं मतलब होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब करते हैं।